हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो, आपका वीडियो ओके है। प्लीज़ कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके सो दैट वी कैन स्टार्ट। सो क्विकली कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो और वीडियो ओके हैं सो दैट वी कैन स्टार्ट। सो आई एम वेटिंग फॉर योर कंफर्मेशन। कर दीजिए कंफर्म क्विकली। सो डू इट क्विकली। कर दीजिए कंफर्म क्विकली, मैं वेट कर रहा हूँ आपके लिए। तो आज की हमारी ये क्लास इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम इस पेपर के लिए है। क्विकली कंफर्म कर देंगे सभी स्टूडेंट्स ऑडियो वीडियो इज ओके। ऑल ऑफ यू प्लीज कंफर्म। मैं वेट कर रहा हूँ आपके कंफर्मेशन का। तो आज के सेशन में जो हम डिस्कशन करेंगे वो चैप्टर 3 है, मॉड्यूल ए का। तो उसको शुरू करेंगे। इस चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक प्लानिंग। तो चलिए शुरू करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इकोनॉमिक प्लानिंग में सबसे पहले डेफिनेशन। सो किसका डेफिनेशन है ये डेफिनेशन है H.D. डिकिंसन का। H.D. डिकिंसन उनका ये डेफिनेशन है। वो कैसे डिफाइन करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग को? मेकिंग ऑफ मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस। मेकिंग ऑफ मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस। और ये डिसीजन किसको रिलेट करते हैं? व्हाट एंड हाउ मच टू बी प्रोड्यूस्ड। प्रोड्यूस क्या करना है और कितना प्रोड्यूस करना है। और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। एंड दिस डिसीजन विल बी बाय सम अथॉरिटी। ये डिसीजन किसी अथॉरिटी का डिसीजन होगा। और ये डिसीजन किस बेसिस के ऊपर किया जाएगा? ऑन ए कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एज ए होल। तो इस डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या क्या है? सो सबसे पहले तो केयरफुली नोट करेंगे कि ये डेफिनेशन H.D. डिकिंसन उनका है। वो कैसे डिफाइन करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग को? सो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है? डिसीजन मेकिंग है। और ये डिसीजन मेकिंग किसके बेसिस किसके लिए है, किस पर्पस के लिए है? व्हाट टू प्रोड्यूस and in how much quantity to produce and for whom to produce. And this decision will be taken by some authority, and this decision will be taken on the basis of comprehensive survey of economic system as a whole. इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन है नेशनल प्लानिंग कमेटी की, जो सेटअप किया गया था 1938 के अंदर। So another definition given by National Planning Committee। एक डिकिंसन की होगी, दूसरी नेशनल प्लानिंग कमेटी की होगी। So it was set up in 1938। उन्होंने जो डेफिनेशन बनाया था, so that was specifically for planning in India। So जो डिकिंसन का डेफिनेशन है वो एक जनरल डेफिनेशन है, और
नेशनल प्लानिंग कमेटी का जो डेफिनेशन है दैट इज इन टर्म्स ऑफ इंडिया, जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, ये डेफिनेशन उससे पहले है। सो इस डेफिनेशन के मुताबिक व्हाट इज प्लानिंग? सो प्लानिंग अंडर ए डेमोक्रेटिक सिस्टम मे बी डिफाइंड एज टेक्निकल कोऑर्डिनेशन। इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा? एज ए टेक्निकल कोऑर्डिनेशन by disinterested experts। सो डिसइंटरेस्टेड मीन जिनमें उनकी कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होगा। डिसइंटरेस्टेड एक्सपर्ट्स कंजम्पशन के होंगे, जो प्रोडक्शन के होंगे, इन्वेस्टमेंट के होंगे, ट्रेड के होंगे, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के होंगे। सो उन्होंने इसको डिफाइन किया एज ए टेक्निकल कोऑर्डिनेशन। डिसीजन मेकिंग नहीं, कोऑर्डिनेशन। और ये कोऑर्डिनेशन किनका होगा? एक्सपर्ट्स का होगा। कौन से एक्सपर्ट्स होंगे? जिनका अपना कोई हित नहीं होगा। और इसमें किस बात का ध्यान रखा जाएगा? सोशल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं इन अकॉर्डेंस विद सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो कंज्यूम करना है, वो भी प्रोड्यूस करना है, वो भी इन्वेस्टमेंट करनी है, वो भी सारे के सारे इन अकॉर्डिंग्स विथ सोशल ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो ये डेफिनेशन है नेशनल प्लानिंग कमीशन का। नटशेल में हम क्या कहेंगे प्लानिंग को? सो नटशेल में हम कहेंगे इट इज द स्किल ऑफ रीचिंग एनी सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एट हैंड। तो जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं तो उनको हम यूज करेंगे प्रॉपर वे में। सो प्लानिंग इज द स्किल ऑफ रीचिंग एनी सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव बाय यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज एट हैंड। तो उसको हम कहेंगे प्लानिंग। तो ये डेफिनेशन है प्लानिंग का। अब इस डेफिनेट पार्ट के बाद अब हम चलेंगे टाइप्स ऑफ प्लानिंग। सो प्लानिंग के टाइप्स क्या क्या हैं? एक मिनट के लिए होल्ड करेंगे, मैं इसके हेडिंग को ज़रा चेंज कर दूं। इसमें जो हेडिंग दे रखा है वो चेंज करने वाला है। सो होल्ड कर लेंगे। Yes, it is almost changed. चलिए मैं रिज्यूम कर रहा हूं। सो टाइप्स ऑफ प्लानिंग। टाइप्स ऑफ प्लानिंग के अंदर हमारे पास डिफरेंट एंगल से हम प्लानिंग को डिफाइन करते हैं या उसकी टाइप्स या क्लासीफाई करते हैं। तो नोट करेंगे फर्स्ट, so depending upon the goal planning may be categorized into several types। so प्लानिंग का गोल क्या है इसके बेसिस के ऊपर हम प्लानिंग को डिफरेंट वे में कैटेगराइज कर सकते हैं। सो जो कैटेगराइजेशन है दैट इज बेस्ड ऑन द गोल। गोल क्या है प्लानिंग का? इट इज बेस्ड ऑन दैट। सो अगर हम इसको टेरिटरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, इफ इट इज फ्रॉम टेरिटोरियल स्टैंड व्यू पॉइंट, तो then planning could be regional planning, planning could be
नेशनल प्लानिंग। सो इंडिया है, इंडिया के डिफरेंट रीजन्स हैं। सो वन बेसिस कुड बी द टेरिटोरियल स्टैंड पॉइंट, इट कुड बी रीजनल और इट कुड बी नेशनल प्लानिंग। सो रीजनल जैसे हम बात करते हैं स्टेट की बात कर सकते हैं, प्लानिंग फॉर ए स्टेट और इवन प्लानिंग फॉर ए डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट, और नेशनल प्लानिंग फॉर एंटायर इंडिया। सो प्लानिंग कुड बी रीजनल, प्लानिंग कुड बी नेशनल। सेकंड, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्लानिंग कुड बी फेडरल। सो फेडरल मीन्स इट इज डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और इट कुड बी डन बाय द स्टेट और इट कुड बी डन बाय सम लोकल बॉडी जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं। So from political point of view, federal, state, local, then it could be centralized or decentralized participation के point of view से। So it could be centralized और इट कुड बी डिसेंट्रलाइज्ड। अगर हम इसको पार्टिसिपेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फ्रॉम पार्टिसिपेशन व्यू पॉइंट इट कुड बी सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। सो सेंट्रलाइज मीन जहां पे हर चीज एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से, एक पर्टिकुलर प्लेस से ही की जा रही है। सो सेंट्रलाइज मीन्स let us say where is being done by at some central point। और डिसेंट्रलाइज मीन्स के डिफरेंट पार्ट्स बना दिए गए, उनको कहा आप अपने लेवल के ऊपर करिए, फिर उसको कंसोलिडेट कर दिया सेंट्रल पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर प्लानिंग होगा एंड इट विल बी कंसोलिडेटेड इनटू वन। Then planning could be from temporal point of view, time point of view से अगर हम इसको टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से इट कुड बी लॉन्ग टर्म प्लानिंग और इट कुड बी शॉर्ट टर्म प्लानिंग फ्रॉम टाइम पॉइंट ऑफ व्यू, तो जिसको हम कहते हैं टेम्पोरल स्टैंड व्यू पॉइंट। सो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। देन अनदर एंगल है प्लानिंग में भी सेक्टोरल और जियोग्राफिकल। सेक्टोरल मीन्स एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, इंडस्ट्री सेक्टर के लिए, माइनिंग सेक्टर के लिए, और इट कुड बी जियोग्राफिकल पूरे एरिया के लिए। तो यानी प्लानिंग की जब हम कैटेगराइजेशन करते हैं तो इट इज नॉट वन टाइप ऑफ दिस थिंग क्लासिफिकेशन, इट इज फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं रिपीट कर रहा हूं डिफरेंट कौन कौन से हैं ये क्विकली। सो वन कुड बी रीजनल और नेशनल, अनदर कुड बी फेडरल, स्टेट और लोकल, another could be centralized or decentralized, another could be long term or short term, another could be sectoral or geographical। So sectoral planning जो है it focuses on single sector, और जो geographical है इसको हम spatial भी बोलते हैं। spatial, spatial नहीं, spatial।
तो जो जियोग्राफिक है तो इट इज स्पेशियल ऑल्सो। तो जो सेक्टोरल है वो सिंगल सेक्टर को कवर करती है, जो स्पेशियल है वो ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में बात करती है। आई होप एवरीथिंग इज वेरी वेरी क्लियर सो फार। यहां तक हर चीज आपको अच्छे से क्लियर है? अगर ऐसा तो क्विकली कंफर्म कर देंगे बाय टाइपिंग NQ, नो क्वेश्चन। इफ एवरीथिंग इज वेरी वेरी क्लियर और हर चीज को आपने अच्छे से नोट कर लिया है तो क्विकली कंफर्म कर देंगे सो दैट आई कुड प्रोसीड फर्दर। यस, टाइप कर दीजिए NQ। ऑल ऑफ यू जितने स्टूडेंट क्लास में सभी कंफर्म कर देंगे दैट एवरीथिंग इज वेरी वेरी क्लियर। कर दीजिए कंफर्म, मैं वेट कर रहा हूं सभी की। इंडियन इकोनॉमी ये आपका नया पेपर है, हालांकि इसमें कुछ आपके पहले वाले सिलेबस में से जो PPB का फर्स्ट मॉड्यूल था कुछ तो उसमें से इसमें डाला गया है। इस पेपर में जो कंपोजिशन है वो कंपोजिशन क्या है, तो कुछ तो आपको पहले वाला डाला गया है, कुछ आपको CIB में से उठा करके इसमें डाला गया है, और ये वाला जो पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ये नया है। सो टाइप्स ऑफ प्लानिंग होगी हमारी। टाइप्स ऑफ प्लानिंग के बाद अब हम बात करेंगे रीजनल प्लानिंग। इसके फीचर्स क्या क्या हैं, कहाँ से ये शुरू हुआ, किसने शुरू किया। तो रीजनल प्लानिंग, थोड़े स्टूडेंट्स ने कंफर्म किया है कि उनको कोई क्वेश्चन नहीं पूछना। मेरा रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट्स से कि वो कंफर्म करेंगे कि उनको कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, मुझे वेट करनी पड़ेगी। सो जहाँ तक मैं स्क्रीन के ऊपर देख रहा हूँ थोड़े लोगों ने किया है, तो मेरा रिक्वेस्ट है सभी से जिन्होंने नहीं किया कंफर्म अभी तक वो कंफर्म कर देंगे। डू इट क्विकली। यस, कर दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक नहीं कंफर्म किया, मैं वेट कर रहा हूँ उनकी। कर देंगे कंफर्म। इफ दे डू नॉट हैव टू आस्क एनी क्वेश्चन तो टाइप कर देंगे NQ। यस, कर दीजिए कंफर्म, मैं वेट कर रहा हूँ आपकी एंड वी आर वेस्टिंग टाइम। तो जब आप हर चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर गए हैं तो मुझे लगता नहीं कि कोई हेजिटेशन होनी चाहिए कंफर्म करने में, सो दैट मुझे ये एश्योरेंस होता रहे कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उसके लिए ये ज़रूरी है। यस, कर दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नहीं किया अभी तक। आई वेट फॉर दैट। सो रीजनल प्लानिंग, सो रीजनल प्लानिंग सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हुआ। सो यूनाइटेड स्टेट्स वाज द फर्स्ट कंट्री टू बिगिन रीजनल प्लानिंग एज बैक एज 1916। सो रीजनल प्लानिंग का कंसेप्ट 1916 में शुरू हुआ, यानी मोर देन 100 years ago, and it started in United States of America. And it was a huge success क्योंकि इसने अपने जो डिफाइंड गोल्स थे उनको अचीव किया। तो जो टारगेट फिक्स किए गए थे, जो डिफाइंड गोल्स थे, उसको इसने अचीव किया इस प्लान ने। सो ये प्लानिंग रीजनल लेवल के ऊपर इंप्लीमेंट की जाती है। इट इज इंप्लीमेंटेड एट रीजनल लेवल और इसको टारगेट किया जाता है वाइड जियोग्राफिकल एरिया को लेकर के।
So it is targeted to a wide geographical area. और रीजन में रूरल एरिया, अर्बन एरिया, रूरल कम्युनिटीज, अर्बन कम्युनिटीज सारी ही आती हैं। नाउ नेशनल प्लानिंग, ये कहाँ शुरू हुई, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया नेशनल प्लानिंग? नेशनल प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आया सोवियत यूनियन में। सोवियत यूनियन मतलब जो इंटेग्रेटेड रशिया था, सो सोवियत यूनियन, and they implemented 5-year plan 1928-1933. सो सोवियत यूनियन से ये कॉन्सेप्ट आया नेशनल प्लानिंग का। उन्होंने फर्स्ट 5-year प्लान 1928 से 1933 इस पीरियड के लिए इंप्लीमेंट किया, एंड सब्सिक्वेंटली इंडिया ने भी नेशनल प्लानिंग का कंसेप्ट अडॉप्ट किया। इंडिया ऑल्सो अडॉप्टेड नेशनल प्लानिंग कंसेप्ट। तो हमारे यहाँ पे भी जो 5-year प्लान का कंसेप्ट था वो नेशनल प्लानिंग का कंसेप्ट था। Government sought national strategy in order to take an active role in resource allocation and mobilization of equitable growth and development as a result of abject poverty. तो गवर्नमेंट का फोकस किस चीज के ऊपर था? तो गवर्नमेंट ने एक नेशनल स्ट्रेटेजी बनाई जिसमें गवर्नमेंट ने एक्टिव रोल प्ले किया रिसोर्स एलोकेशन, यानी पैसा कहाँ कहाँ खर्च करना है, एंड मोबिलाइजेशन, पैसा इकट्ठा कहाँ कहाँ से करना है ताकि इक्विटेबल ग्रोथ रहे। तो हमारे यहाँ बहुत पॉवर्टी थी उस समय भी, इस समय भी है। तो गवर्नमेंट वांटेड टू प्ले एक्टिव रोल दोनों एस्पेक्ट्स में। रिसोर्स का एलोकेशन कैसे हो, यानी पैसा खर्च कहाँ किया जाए, और उसके लिए पैसा जुटाया कहाँ से जाए, मोबिलाइजेशन कहाँ से की जाए। और ऑब्जेक्टिव था इक्विटेबल ग्रोथ, सभी को उसका बेनिफिट मिले। सो एवरीवन शुड बी बेनिफिटेड बाय दिस प्लानिंग। इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, रिसोर्स एलोकेशन, मोबिलाइजेशन सॉरी, और पैसा खर्च कहाँ किया जाएगा, दैट इज रिसोर्स एलोकेशन। एलोकेशन मीन्स वेयर द मनी विल बी स्पेंट, मोबिलाइजेशन मीन्स फ्रॉम वेयर द मनी विल बी कलेक्टेड, जैसे टैक्सेस का मनी है। और ऑब्जेक्टिव था इक्विटेबल ग्रोथ। सो जिनका लाइक डिसलाइक अभी तक नहीं हुआ है, क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका लाइक डिसलाइक अभी तक नहीं हुआ है, कर दीजिए क्विकली। जिनका लाइक डिसलाइक नहीं रहता मैं बीच में रुकूंगा नहीं, लेकिन आप कर दीजिए। अगर आपने नहीं किया तो फिर मुझे वापस रुकना पड़ेगा। तो लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे जिन जिनका रहता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, इंडिया में इकोनॉमिक प्लान के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ। पहला ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ। और इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेनेबल होनी चाहिए, यानी वो बनी रहनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। ये नहीं कि एक साल होगी दूसरे साल नहीं हुई। सो देयर शुड बी सस्टेनेबल ग्रोथ इन आउटपुट, जो हमारा जीडीपी है। आउटपुट हियर मीन्स जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये हमारा एक प्राइमरी गोल है इंडियन प्लानिंग का, कि हमारी जो जीडीपी में ग्रोथ है
वो सस्टेनेबल बनी रहे, यानी वो कंटिन्यूसली बनी रहे। सो दिस इज वन ऑब्जेक्टिव। Another objective is poverty alleviation. Poverty alleviation, पॉवर्टी को रिड्यूस करना, हटाना। So one of the goals was to alleviate the poverty. तो गोल्स में से एक गोल है पॉवर्टी को कम करना, हटाना। और इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स रन किए फॉर दिस पर्पस, एम्ड एट एलिवेटिंग द प्रॉपर्टी। सो प्रॉपर्टी को कम करने के लिए देयर वर सेवरल प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय ऑल गवर्नमेंट्स, चाहे वो सेंट्रल की गवर्नमेंट हैं, चाहे स्टेट की गवर्नमेंट्स हैं। So they introduced a number of programs for that. So third objective है employment generation. Employment generation. So this was one of the most fundamental goals कि हम employment को कैसे improve करें या unemployment को कैसे reduce करें। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को जोड़ दिया गया है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के साथ, जैसे मनरेगा इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सो वी हैव ए स्कीम कॉल्ड मनरेगा। तो स्कीम को इंटेग्रेट किया है विद पॉवर्टी एलिवेशन। सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, this is the third major objective. Then social justice and reducing the inequalities. Social justice and reducing inequality. तो इंडिया में इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज from the very beginning had been to a large extent. So economic disparity होता है, किसी को इकोनॉमिक ग्रोथ का बेनिफिट मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता, तो दैट इज इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। और इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। इससे गरीबी बढ़ेगी, क्राइम बढ़ेगा, सोसाइटी में इश्यूज आएंगे। और इकोनॉमिक प्लानिंग को हमने एज ए टूल यूज किया टू एड्रेस द इक्वालिटीज और इनजस्टिस। तो इकोनॉमिक प्लानिंग इज यूज्ड एज ए टेक्निक और एज ए टूल टू रिड्यूस इनिक्विटी और इनजस्टिस। सो ये इनइक्विटी है या इनजस्टिस है, इसको रिड्यूस करने के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग को यूज किया गया। देन अनदर ऑब्जेक्टिव्स है टू क्रिएट सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी। हम आत्मनिर्भर बन सकें, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी। ताकि ग्लोबली हमारी स्टैंडिंग हो, so that we are acknowledged globally. Then modernization of economy. So this is another objective, हमारी economy जो है modernized हो। So modernized means जिसमें industrialization हो, जिसमें सर्विसेज सेक्टर बहुत अच्छा ग्रो करे, जिसमें हमारी डिपेंडेंस जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर ना हो, जिसमें सभी पार्टिसिपेट करें,
like even women should participate. So this was another goal, modernization of the economy. सो कुल मिला के हमने 6 इंपॉर्टेंट गोल्स नोट किए. सो आई होप आपने हर चीज़ को अच्छे से नोट कर लिया है. सो चलते चलते कंफर्म कर देना बाय पोस्टिंग स्माइलिंग आइकन. तो आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे एंड वी विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर इन नेक्स्ट लेसन्स एज वेल. तो चलिए आज की क्लास को हम अब वाइंड अप करते हैं. थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट.